स्टार्ट करें। यस, लेट्स गो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आप सभी मुझे बोल रहे थे कि एक थर्मोडायनेमिक्स का एक वन शॉट बनाओ, तो बस आपकी रिक्वेस्ट पे स्पेशली आपके लिए वन शॉट थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो थर्मोडायनेमिक्स, इस चैप्टर को हम पूरा रिवाइज करेंगे इस वन शॉट में, ठीक है? तो मैं ये आशा करता हूं कि आप एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं इस थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना भाई, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है तीन पार्ट्स में रहता है। इसके मेन मेन तीन पार्ट्स है। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं? तो पहला पार्ट है कि भाई फर्स्ट लॉ के बारे में, उसमें हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में। थर्मोडायनेमिक्स ये जो चैप्टर है, इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट फर्स्ट लॉ, सेकंड पार्ट सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी होता है लेकिन उसके एक बस डेफिनेशन जैसा रहता है, कुछ है नहीं खास, है ना? तो उसको हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है, इसमें सेकंड लॉ और थर्ड लॉ से रिलेटेड चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट होता है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, तो ये मेन तीन पार्ट है अपने थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है? एक एक पार्ट को हम अच्छे से समझते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से फर्स्ट लॉ से। तो पहले फर्स्ट लॉ को देखते हैं। इस फर्स्ट लॉ के अंदर भी क्या क्या है? अब ये जो फर्स्ट लॉ ना, इसके अंदर भी कई चीजें हैं। तो क्या क्या है? तो फर्स्ट लॉ के अंदर सबसे पहले चीज आती है बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, सिस्टम, बाउंड्री, इस तरीके की चीजों के बारे में। और दूसरी चीज रहती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है खुद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? और इसमें तीसरी जो चीज है, वो उसमें हम दो स्पेशल, दो मेन प्रोसेस है उनके बारे में बात करते हैं। एक होता है आइसोथर्मल एंड दूसरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं आपको पहले आइडिया दे रहा हूं पूरे चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है? पूरे चैप्टर को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट से, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्मोकेमिस्ट्री। फर्स्ट लॉ के अंदर देखोगे तीन चीजें मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशन की, फिर फर्स्ट लॉ के बारे में, और उसके बाद दो प्रोसेस है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, उनके बारे में बात करेंगे। ये जो पहला पार्ट होता है बेसिक डेफिनेशन, इसके अंदर क्या क्या हम जानने वाले हैं तो आप जानते हो। पहले मैं बता देता हूं, फिर एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन है, इसमें सबसे पहली चीज इसमें हम बात करेंगे भाई कि भाई ये सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, और बाउंड्री क्या होती है। इन तीन चीजों के बारे में, बाउंड्री, इन तीन चीजों के बारे में बात होगी आप, ठीक है? सही है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, और किन चीजों के बारे में बात होगी? तो इसी के अंदर फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, इस वाले पार्ट में प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, यहां पे हम बात करेंगे प्रोसेस की, अलग अलग टाइप के प्रोसेस। ये तीन चीज हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशन, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेस। अगर मैं इसमें चलूं आगे वाले पार्ट पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें भी लगभग तीन ही चीज के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले खुद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो इसका एक्सप्रेशन है। दूसरा, हम बात करते हैं यहां पे हीट कैपेसिटी की, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। और इसी के अंदर मैं इसको इसी के अंदर डाल देता हूं, हीट कैपेसिटी एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन। और तीसरी चीज यहां पे रहती है एक चीज, एंथैल्पी, उसको हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी। इसमें तीन पार्ट हो गए, मैं तीन तीन पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? अगर मैं इसके बारे में बात करूं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस दो तरीके से बात करेंगे कि भाई रिवर्सिबल आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल। पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूं क्या क्या चीजें, क्या क्या हमें करना है, ठीक है? तो और दूसरी चीज, हम
क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों का, कंपैरिजन, कंपैरिजन किस किस का, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक का, मतलब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल उनके बीच में कंपैरिजन होगा। और तीसरा होगा ग्राफ। ये तीन चीजें इसके अंदर, ये अपना पूरा चैप्टर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूं कौन सी चीज कहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट। अगर आप नीट के हिसाब से देखो तो नीट के हिसाब से अपन इससे काम चल जाता है, इससे थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला पार्ट ये जेई में पूछा जाता है, कंपैरिजन और ग्राफ वगैरह। फिजिक्स में हाँ काम आ जाए, लेकिन केमिस्ट्री में इसका थोड़ा कम रोल रहता है। ये पार्ट अगर आपको आता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां से आते हैं। क्लियर है? तो एक एक चीज को अब हम करेंगे। आपको आइडिया लग रहा है, तीन पार्ट है। देखो, पहले हमने पूरा जो चैप्टर है उसको तीन हिस्सों में बांटा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्मोकेमिस्ट्री। फर्स्ट लॉ को देखा, उसके तीन हिस्से कर दिए, बेसिक डेफिनेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। इनके अंदर क्या क्या, तीन तीन चीजें। बेसिक डेफिनेशन में सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, प्रॉपर्टीज, प्रोसेस। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैपेसिटी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एंड एंथैल्पी। ठीक है। यहाँ पे आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस का, और उसके ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट लॉ में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ में हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशन में सबसे सिंपल है सिस्टम। सबसे पहली चीज आती है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो चीज, वो पार्ट है यूनिवर्स का जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर आवर स्टडी इज नॉन एज सिस्टम। सिस्टम अपना रियल होना चाहिए। ठीक है। और ये जो सिस्टम है, सिस्टम के अलावा जो चीज बचते हैं उसको अपन बोलते हैं सराउंडिंग। दूसरी चीज होती है अपनी सराउंडिंग। तो व्हाट इज सराउंडिंग? तो सराउंडिंग बोलते हैं भाई ऐसा पार्ट यूनिवर्स का जो जो सिस्टम के अलावा है, या सिंपल बोले तो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग। क्लियर है? सिस्टम क्लियर है, सराउंडिंग क्लियर है। ठीक है। सिस्टम जो है इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपना ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन तरीके के अपने सिस्टम होते हैं। ये किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं? तो ये हम डिसाइड करते हैं एनर्जी और मास के बेस पे। एनर्जी और मास, या फिर बोलते हैं एनर्जी और मैटर के बेस पे। अगर कोई सिस्टम है जिसमें एनर्जी का भी लेन देन पॉसिबल है, इंटरचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, और मैटर का भी, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। अगर एनर्जी का लेन देन पॉसिबल है लेकिन मैटर का लेन देन पॉसिबल नहीं है, तो उसको बोला जाता है क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड में किसी का भी लेन देन पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल पूछे तो जैसे अपने पास चाय का कप है ना, इसमें से बाहर मैटर जा सकता है, मैटर जाएगा तो एनर्जी भी जाएगी। तो एनर्जी और मैटर दोनों का लेन देन पॉसिबल है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। हो गया ओपन सिस्टम। इसको ढक दो। ठीक है। अब मैटर तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन एनर्जी अभी भी बाहर जा सकती है हीट के थ्रू। चाय जो है वो ठंडी हो जाएगी, मतलब एनर्जी बाहर जा रही है। तो ये कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम, क्योंकि चाय बाहर नहीं जाएगी, थोड़ा सा भी कुछ भी पार्ट बाहर नहीं जाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में हो जाता है अपना थर्मस है ना, थर्मस। वो हो गया अपना आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। ह्यूमन बीइंग या जितनी भी लिविंग थिंग्स है, सारी की सारी ओपन सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग वो पार्ट है यूनिवर्स का जो सिस्टम के अलावा है। बस इतना ही है। सराउंडिंग के बाद अगली चीज आती है बाउंड्री। तीसरी चीज आती है बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होती है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, उसको बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। अगर हम बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री को भी हम अलग अलग तरीकों से डिवाइड करते हैं। हम उसको डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन एनर्जी, बेस्ड अपॉन, एक मिनट दो बस। तो हम उसको डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन एक तो हीट, और एक वर्क, और एक मैटर के बेस पे।
अगर कोई बाउंड्री है जिसके अंदर से हीट का लेना देना पॉसिबल होता है, तो हीट का लेना देना पॉसिबल हो, तो ऐसे में हीट का चेंज जीरो ना हो, तो ऐसे सिस्टम, ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं डायथर्मिक बाउंड्री। और जिसमें हीट का लेना देना पॉसिबल ना हो, ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक मतलब हीट का लेना देना पॉसिबल नहीं है, हीट कितनी रहेगी, जीरो, अगर एडियाबैटिक बाउंड्री है। और डायथर्मिक का मतलब हीट का लेना देना पॉसिबल है। वर्क के बेस पे हम बोलते हैं, एक होती है क्या बोलते हैं वर्क, एक अपना रहेगा फ्लेक्सिबल, और या बोलते हैं उसको रिजिड एंड नॉन रिजिड। तो रिजिड में क्या हो सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, नॉन रिजिड में वॉल्यूम चेंज हो सकती है, फ्लेक्सिबल है बाउंड्री। तो जिसमें फ्लेक्सिबल है उसी में वर्क होगा, तो यहां पे वर्क कुछ ना कुछ होगा, और रिजिड में वर्क क्या रहता है, जीरो, अगर रिजिड बाउंड्री हो। मैटर के बेस पे हम बोलते हैं परमिएबल एंड नॉन परमिएबल, दो टाइप की बाउंड्री। अगर मैटर आ सकता है तो परमिएबल, मैटर नहीं आ सकता तो नॉन परमिएबल। क्लियर है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गई। अगली चीज है, तीसरी चीज, प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो हमारे सिस्टम को डिफाइन करती हैं, उन चीजों को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज, जिससे हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज दो तरीके की हो सकती है, एक जिसको मेजर कर सकते हो और जिसको मेजर नहीं कर सकते आप। तो हमें इंटरेस्ट रहता है मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिनको अपन मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल। और ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, अगर हम इनकी बात करें तो इनको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक, और एक होती है नॉन थर्मोडायनेमिक, नॉन थर्मोडायनेमिक, नॉन थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम उनको बोलते हैं जो स्टेट पे डिपेंड करती है। सिस्टम है, उसकी कौन सी स्टेट है, स्टेट पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। जो पाथ पे डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं नॉन थर्मोडायनेमिक, जो स्टेट पे डिपेंड ना करे। इनको स्टेट प्रॉपर्टी, उनको पाथ प्रॉपर्टी भी कई बार लोग बोल देते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के एग्जांपल, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इसके एग्जांपल देख लो, ये अपने आप आ जाएगा। नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आपको पता है, हीट एंड वर्क, ये कभी भी स्टेट के लिए डिफाइन नहीं किए जाते, ये पाथ के लिए डिफाइन होते हैं। ठीक है, ये दोनों नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आपने डेल्टा यू पढ़ा है, आपने डेल्टा एच पढ़ा है, आपने डेल्टा जी पढ़ा है, आपने डेल्टा एस पढ़ा है, सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। वी तो पता होगा, प्रेशर पता होगा, टेम्परेचर पता होगा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ना कि पाथ पे डिपेंड करे। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी उनको बोलते हैं, इसके नाम से पता लग रहा है कि जो मास पे डिपेंड ना करे, जो मास पे डिपेंड ना करे उनको इंटेंसिव, और जो मास पे डिपेंड करे उनको एक्सटेंसिव। एग्जाम्पल से, जो मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, मान लो पानी है आपके पास, 2 लीटर पानी है और इसका टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस। आपको इसने आपने इसको डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे ग्लासेस में पानी डाल दिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम कुछ अलग अलग होगी। मान लो 4 हिस्सों में बांट दिया, तो सभी में कितना पानी, 500 ml, 500 ml, 500 ml, 500 ml। अच्छा, डिवाइड करने से वॉल्यूम चेंज हुई, टेम्परेचर चेंज होगा क्या, यहाँ 25 डिग्री, तो सभी में कितना, सभी में टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। तो सिस्टम के डिवाइड करने से टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो टेम्परेचर मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए टेम्परेचर होता है अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी पानी की सेम रहेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पानी की वॉल्यूम चेंज होगी, पानी का मास चेंज हो गया डिवाइड करने से, पानी के मोल चेंज हो गए, वो सारी प्रॉपर्टी हो गई एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे,
तो शॉर्टकट में लिखेंगे मास पे डिपेंड नहीं करती, मास पे जो डिपेंड करती है उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल बोले तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हो गया डेंसिटी हो गई, है ना, टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया अभी बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ। इसके एक्सटेंसिव के और देखते हैं पहले। एक्सटेंसिव का और एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, मोल लिखे ना भाई, मोल, मोल, और एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, कोई भी एनर्जी रहने दो, किस में आएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ गैस कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप सभी जानते ही हो, कहीं पे भी, जैसे आपको मैंने बताया भी हो, कहीं पे भी ऐसे आगे बताने वाला हूं, वैसे आप जानते हो कि कहीं पे भी अगर मोलर और स्पेसिफिक लग जाए, स्पेसिफिक, तो प्रॉपर्टी कैसी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर स्पेसिफिक, है ना। या फिर पर आ जाए किसी में, तो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो सारी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। इसी में मैं आपको बता रहा था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती है, इनको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है। एडिटिव का मतलब, इसका मतलब सिंपल भाई, 1 लीटर पानी है, 1 और लीटर पानी है, दोनों को मिला देंगे, कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। 1 लीटर प्लस 1 लीटर कितना, 2 लीटर। नॉन एडिटिव का मतलब टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, और एक और है पानी, उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिलाने के बाद टेम्परेचर कितना होगा, 50 मत बोलो, 25 ही रहेगा, है ना। तो इन दो T1 और T2 को हम इनको ऐड नहीं कर सकते, है ना, ऐसा नहीं होता है, वहां पे ऐसा कर सकते हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, नॉन एडिटिव होती है। अगर मैं कभी भी अगर मुझे एक्सटेंसिव को इंटेंसिव बनाना है, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव चीज बन जाती है इंटेंसिव। ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दो। कैसे कर सकते हैं, तो इंटेंसिव बनाने के लिए या तो हम करते हैं पर मोल या फिर पर ग्राम, या तो मोल से डिवाइड कर दो या ग्राम से डिवाइड कर दो। तो अगर मोल से होता है तो उसको बोला जाता है मोलर, और पर ग्राम होता है तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक, है ना। कई बार वॉल्यूम से भी डिवाइड कर देते तो कई बार ऐसे भी लिखा जाता है पर ml। मोल, ग्राम, पर कहीं पे भी लिखा कि कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी है तो सारी चीज कौन सी बन जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। पर ml हो या कोई भी पर लगा दे कहीं पे भी कि पर दिस, किसी के भी अंदर पर आ जाएगा तो आप समझ जाना कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हुई। तो प्रॉपर्टीज में इंटेंसिव एक्सटेंसिव सबसे ज्यादा काम की चीज है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या चीज होती है, प्रोसेस होता है अपने सिस्टम है, एक स्टेट में है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना, उसको बोलते हैं प्रोसेस। चेंजिंग ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। प्रोसेस अलग अलग टाइप के होते हैं, तो प्रोसेस को 3 चीजों के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। एक तो उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट, एक पाथ के बेस पे और प्रॉपर्टीज के बेस पे। जैसे स्टेट के बेस पे अगर वो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम। स्टेट के बेस पे अगर स्टेट सेम है, इनिशियल एंड फाइनल, और डिफरेंट है, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम आ गई तो हम बोलते हैं उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस। अगर अपना सिस्टम स्टेट 1 से किसी दूसरी स्टेट में चला गया तो उसको बोला जाता है एसाइक्लिक प्रोसेस। पाथ के पेस पे 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस
दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इनके बारे में डिटेल में थोड़ा बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में। प्रॉपर्टीज के बेस पे, तो ऐसे जब हम प्रोसेस देखते हैं प्रॉपर्टीज के बेस पे, तो हम ये देखते हैं कौन सी एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट रही, और इसके एग्जांपल हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में नाम बता रहा है क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर। और आइसोबारिक, इसमें क्या सेम रहेगा, प्रेशर। आइसोकोरिक, इसमें क्या सेम रहेगी, वॉल्यूम। और एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या रहेगा, हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारे प्रोसेस है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को थोड़ा देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक में हम उनको बोलते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, वेरी वेरी स्लो। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आइडियल केस है। तो हम आइडियल केस मानते हैं कि जब प्रोसेस बहुत स्लो होता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट होते हैं कंपैरिजन टू दिस। इनको इनफाइनाइट टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है, इनको फाइनाइट टाइम लगता है। फास्ट है इनसे, तो इनसे तो जल्दी होंगे, फाइनाइट टाइम। स्टेप्स इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट स्टेप्स है, और इसमें फाइनाइट स्टेप्स हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिलाया था, याद करो। ऐसे एक पिस्टन है, उसको नीचे लेके जाना है। नीचे ले जाने के दो तरीके हैं, इस पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स डालो सैंड के, एक ये तरीका है, और या फिर एक पोटली बांध के रख दो इसको नीचे ले जाने के लिए उस सैंड की। तो इसमें एकदम जाएगा, इसमें बहुत धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या बता रहा था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है, दिख रहा है ना, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसमें एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर लगभग सेम सेम रहते हैं, और यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर सेम नहीं होते, बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, इसमें जो इक्विलिब्रियम होता है हर एक स्टेप पे होता है, एवरी स्टेप इक्विलिब्रियम। और यहां पे फाइनल स्टेप या फाइनल स्टेज में ही फाइनल स्टेज में ही इक्विलिब्रियम आता है। और इसमें जो प्रेशर रहता है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट चलता है। प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट, समझ रहे हो। एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, लगभग अंदर और बाहर का प्रेशर सेम चलता है। इनफाइनाइट स्टेप्स में होते हैं, फाइनाइट स्टेप्स में हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम है, फाइनल स्टेप में इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। अगर हम इन प्रोसेस को रिवर्स कराना चाहे तो रिवर्स करा सकते हैं, सेम पाथ फॉलो होता है। इसमें सेम पाथ फॉलो नहीं होता है, इसका मतलब ऊपर जाने में अलग एनर्जी, नीचे आने में अलग एनर्जी। इसमें ऊपर जाने में जितनी एनर्जी लगी, नीचे आने में भी सेम एनर्जी लगेगी। इरिवर्सिबल के केस में एनर्जी अलग होगी, क्लियर है, पाथ अलग अलग होता है, कहने का मतलब ये है। ये बेसिक डेफिनेशन अपना क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपन कहां पे, तो याद दिला देता हूं आपको, कहां थे हम, कहां हैं अभी, तो बहुत ऊपर है। हाँ, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारी, तो अगले पेज से स्टार्ट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन के बाद आपको याद है ना हम कहां पे थे, यस, फर्स्ट लॉ में बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ में ये अपना पार्ट पूरा कवर हुआ, आपको सिस्टम सराउंडिंग के बारे में पता लगा। प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये तीन पार्ट क्लियर हुए। अगले तीन पार्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगले तीन पार्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ, शॉर्टकट में बोलूंगा फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बोलता है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो उसी चीज का डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कैसे बोलेंगे इसको, तो हम ऐसे बोलते हैं डेल्टा यू क्या है,
इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी और Q क्या है, हीट, W क्या है, वर्क। इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो हीट या वर्क। जितना भी हीट दोगे कहा जाएगी इंटरनल एनर्जी, अगर वर्क के थ्रू आपने एनर्जी सप्लाई की कहाँ गई, इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे हीट इनटू द सिस्टम, वर्क ऑन टू द सिस्टम। अब क्या बोलना चाह रहा हूँ समझाता हूँ, साइन कन्वेंशन होते हैं कुछ, साइन कन्वेंशन, यहाँ पे साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान रखना। तो साइन कन्वेंशन किसका, सबसे पहले वर्क के बारे में बात करते हैं। तो वर्क या तो सिस्टम करेगा, वर्क दो तरीके का ही होता है, या तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन, दो तरीके का वर्क होता है। अगर ये ऊपर जाए तो हम इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, अगर पिस्टन ऊपर से नीचे आए तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। इसमें वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रही है सिस्टम पे, तो यहां पे वर्क हो रहा है, वर्क ऑन द सिस्टम। और यहां पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। कभी भी ऐसा होगा कि एनर्जी सिस्टम से बाहर जाएगी तो उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम उसको क्या लेंगे अपन, बाय द सिस्टम को लेंगे नेगेटिव। ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो अगर आपको पता लग रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है तो इस वर्क को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। और अगर आपको पता लग रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, दबाया जा रहा है, तो इस वर्क को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। वर्क का सीन कंप्लीट। आगे चलते हैं, साइन कन्वेंशन देखते हैं ये क्या हो गया भाई, यस हाँ, आगे चलते हैं। साइन कन्वेंशन वर्क का देखा, साइन कन्वेंशन देखते हैं हीट का। साइन कन्वेंशन हीट का, क्यू का। हीट या तो सिस्टम के अंदर आएगी हीट, या सिस्टम से बाहर जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, हीट फ्लोइंग इनटू द सिस्टम, इनटू द सिस्टम। और यहां पे क्या हो रहा है, हीट फ्लोइंग आउटसाइड द सिस्टम, गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, एनर्जी अगर सिस्टम के अंदर आएगी उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, सिस्टम से बाहर जाएगी तो नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, हीट आ रही है सिस्टम के अंदर तो इसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और यहां पे हीट को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है, हीट के भी दो साइन, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। क्लियर है, यहीं पे चल रहा हूं मैं कंटिन्यू करते हुए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब वो बोलेगा इतनी हीट दी, वर्क डन इतना हुआ, डेल्टा यू बता दो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देना साइन कन्वेंशन के साथ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगली चीज आती है हीट कैपेसिटी। क्या आती है, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है हीट कैपेसिटी, आपको बहुत परेशान कर रहा था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है कोई अपना सिस्टम है, कोई भी चीज है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ती है उसको बोला जाता है हीट कैपेसिटी। तो एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखने जाए तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बनता है Q बाय डेल्टा T, ठीक है। ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करूं तो हीट कैपेसिटी अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पानी थोड़ा लोगे तो कम हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ज्यादा पानी लोगे तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो, तो हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव। इसको इंटेंसिव बनाना है, तो इंटेंसिव कैसे बनाया जाए, तो इंटेंसिव बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर उसको एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दे तो वो इंटेंसिव बन जाती है। तो इस हीट कैपेसिटी को हम दो तरीके से इंटेंसिव बनाते हैं, एक तो हीट कैपेसिटी को हम मोल से डिवाइड करते हैं और एक हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड करते हैं। जब हीट कैपेसिटी को मोल से डिवाइड किया जाता है तो ये बनती है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर।
और जब मास से डिवाइड किया जाता है तो इसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस। फॉर्मूला देखने जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सी का फॉर्मूला Q अपॉन N डेल्टा T। तो Q का फॉर्मूला क्या बना, N CM डेल्टा T। सही है। यहां पे अगर हम देखने जाएं, यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा हीट का, तो S इज इक्वल टू Q M डेल्टा T। तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी कौन सी दी जा रही है, कैसे पहचान में आएगा, तो इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट देखो पहले, तो ये जूल है, ये पर केल्विन, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये है हीट कैपेसिटी, नॉर्मल हीट कैपेसिटी की यूनिट। अगर ऐसे लिख जाए जूल पर केल्विन पर मोल, समझ जाना मोलर हीट कैपेसिटी है। ऐसा लिखा हुआ मिले जूल पर केल्विन पर ग्राम, समझ जाना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट से आप पहचानोगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो हीट कैपेसिटी होती है, इनको एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं। हीट कैपेसिटी है वो पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है कि कितनी हीट लग रही है, एक टाइप की हीट है, और हीट पाथ डिपेंडेंट होती है, पाथ पे डिपेंड करते। तो पाथ के बेस पे, पाथ जो है चीज, पाथ के बेस पे हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है। तो जनरली हम मोलर हीट कैपेसिटी को लेके चलते हैं, जनरली मोलर हीट कैपेसिटी हम देखते हैं, अधिकतर जगह मोलर हीट कैपेसिटी मिलेगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम ऐसे लिखेंगे कि एक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। कई बार ये एम को गायब करेगा, सीवी और सीपी में बात करता है, इसमें बात करता है सीपी और सीवी में। तो सीवीएम का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कई बार इसको ऐसे भी लिख देगा सीवी। आप घबराना मत, घबराना मतलब समझ जाना, ठीक है ना। तो सीवी का मतलब भी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ना भी दिया जाए तो आप समझ जाना यूनिट से वो मोलर हीट कैपेसिटी रहेगी। सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ना भी लगा हो एम तो आप यूनिट से पहचान लेना कि मोलर हीट दी जाएगी, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम मोलर दी जाती है। तो सीवी जो चीज है, सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो अभी हम वैसे डिस्कस करेंगे, तो वर्क का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी जीरो हो जाता है, तो वर्क जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो क्यू किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा यू के। और सीवी का यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी वी डेल्टा टी। कहां से, अभी तो ये था भाई क्यू, क्यू क्यू इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी, तो वही उठाया मैंने, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू निकालने का तरीका एन सी वी डेल्टा टी, सॉरी पेन गिर गया, यस एन सी वी डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर हम यहां पे आते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क, सॉरी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा यू ये बन जाता है पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। डेल्टा यू जो चीज है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये डेल्टा एच बन जाता है, और इसको हम क्यूपी, और कई बार डेल्टा एच, क्यूपी को हम क्या लिख सकते हैं, एन सीपी डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझे नहीं समझे, ये बता देता हूं। क्यूपी, क्यूपी क्या है, दिख रहा है क्या, यस क्यूपी क्या है, सी एन डेल्टा टी, कौन सा, मोलर वाला। तो मैं क्या लिखता हूं क्यूपी को, सही है ना, नहीं सही तो नहीं है, इसलिए तो गलत आ रहा है, ये क्या लिख रहा हूं, एक मिनट। तो सीपी इज इक्वल टू, सीपी क्या होता है, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, क्यूपी कौन सी है, मोलर है, मैं एम लिख नहीं रहा हूं तो समझ जाना, क्यूपी इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। तो यहां से उठा के यहां रखा है मैंने
क्यूपी की वैल्यू यहां से उठाई है। क्यूपी क्या होता है, डेल्टा एच के इक्वल। क्लियर है, ये थोड़े से रिलेशन है, इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, तो ध्यान रखना। डेल्टा यू का फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा एच का फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी। क्लियर है, क्यूपी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, वो डेल्टा एच के इक्वल होता है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू के इक्वल होता है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, अपना क्या है ये सीपी और सीवी इज इक्वल टू आर होता है। ये कौन सी हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, ध्यान रखना मोलर हीट कैपेसिटी है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है। मैं एम लगा नहीं रहा हूं, लेकिन वो होता है एग्जाम में, वो सीपी यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एम नहीं लगाते, वो तरीका है उनका लिखने का। तो हम भी बिना एम लगाए लिख रहे हैं। तो अभी हम ये जो फॉर्मूला लिखा है किसका लिखा है, मोलर हीट कैपेसिटी का, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। पानी पी लेता हूं फिर आगे बढ़े। चलिए अब आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है, फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, उसमें साइन कन्वेंशन पूछेगा। हीट कैपेसिटी हो गई, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देख लिया, दो तरीके की हो गई, कौन सी, मोलर और स्पेसिफिक, है ना। फिर मोलर हीट कैपेसिटी को पकड़ के, मोलर हीट कैपेसिटी भी दो तरीके की, कौन कौन सी, एक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी रहता है, सीपी 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 ये, है ना, इसका फॉर्मूला है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी होता है। डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सीवी डेल्टा टी। क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं, आगे चलते हैं। अगली चीज है वो है अपनी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसको देखते हैं। इसी के अंदर है वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी जो चीज है, इंटरनल एनर्जी होती है जितनी भी एक सिस्टम के पास जितनी भी टाइप की एनर्जी है एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ के, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। उसमें बाहर के फोर्स की मदद से जो एनर्जी आती है वो कंसीडर नहीं की जाती। जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी हम इंटरनल एनर्जी में कंसीडर नहीं करते। जब सिस्टम आइसोलेटेड होता है उस टाइम पे उसकी जितनी भी एनर्जी उनका सम, उसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। बहुत तरीके की एनर्जी होती है, तो मैं उसको दो हिस्सों में बांट रहा हूं, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक अदर एनर्जीज। ये वाला जो पार्ट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये वाला पार्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। कभी भी हम यू को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, सारी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम बस डेल्टा यू को मेजर कर सकते हैं। डेल्टा यू मतलब यू टू माइनस यू वन, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा यू। अब डेल्टा यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको इसमें से ये जो पूरी चीज है इसको पूरा एग्जैक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और हमें ये पता है कि ये वाला जो पार्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ये वाला पार्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है इसको हम मेजर कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की मदद से। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चीज है, उसके अंदर तीन टाइप के मोशन रहेंगे। कौन कौन से, सबसे पहला ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। अब ये अपन को निकालना सीखना है। तो देखो समझना, कोई भी पार्टिकल है उसके तीन मोशन रहेंगे, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तीन हिस्सों में रहती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन। ये तीनों मोशन है, तो तीनों इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तीनों चीजें। ठीक है, किसका कितना कितना पार्ट, तो ट्रांसलेशन एनर्जी जो होती है ये हाफ
केटी कंट्रीब्यूट करती है, हाफ केटी। अगर 1 मोल के बारे में बात करें तो हाफ आरटी, 1 मोल के बारे में। रोटेशनल हाफ आरटी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या देखेंगे, वाइब्रेशन कंट्रीब्यूट करता है आरटी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने भी पॉसिबिलिटी है उनको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीखेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हम एक मोनोएटॉमिक सिंगल पार्टिकल्स के लिए देखते हैं, मोनोएटॉमिक, ठीक है। फिर लीनियर के लिए देखेंगे, मतलब लीनियर मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा है। पॉलीएटॉमिक में लीनियर है, दिख रहा है ना, यस। अगली चीज है लीनियर ना होके कैसा है, नॉन लीनियर, और पॉलीएटॉमिक है। कभी भी आपको टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n। वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम है वो है n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो 3n उसका फॉर्मूला है। अगर मैं बात करता हूं मोनोएटॉमिक की, तो कैसा भी है, मोनोएटॉमिक है कैसा भी है, ट्रांसलेशन मोशन 3 डायरेक्शन में होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। तो ये 3 पॉसिबिलिटी रहती है इसकी ट्रांसलेशन की। लीनियर में रहने दो या फिर नॉन लीनियर में रहने दो, 3 होने वाला, ठीक है। सभी में 3 रहेगा, ये फिक्स है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल लीनियर है, नॉन लीनियर है, सिंगल है, वो 3 डायरेक्शन में मूव करता है, एक्स, वाई और जेड। बात क्लियर। अब बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन, सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल एटम है, ठीक है, मोनोएटॉमिक के बारे में बात हो रही है। तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 0 होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होती किसी भी एक्सिस पे, तो इसकी 0 हो रहेगी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशन हो नहीं सकता तो वाइब्रेशन भी 0। अगर मैं बात करता हूं लीनियर की, तो लीनियर में 2 एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, एक इस पे एक इस पे, 2 एक्सिस है, इस वाले पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 रहता है। तो यहां पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सी, रोटेशनल। अगर नॉन लीनियर है तो 3 के 3 एक्सिस पे रोटेशन, मतलब 3 एक्सिस पे डिग्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। वाइब्रेशन निकालना इतना आसान नहीं होता, तो हम टोटल में से इनको माइनस करते बचे वाली वाइब्रेशन, तो 3n टोटल हो गए, 3n माइनस ये कितने 5, टोटल 3n है। ये कितने ट्रांसलेशन और रोटेशनल, 3 और 3 6, बचे वाले सारे वाइब्रेशनल। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते। हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों चीजों को। तो यहां देखना, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी कौन सी, काइनेटिक, तो कितनी होगी 3/2 RT, ये तो 0 0। इसके लिए बात करते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है हाई टेम्परेचर पे मतलब स्टार्ट होती है, तो इनको हम जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम नेग्लेक्ट करेंगे। अगर कहीं पे बोलता हाई टेम्परेचर या इसको इंक्लूड करो तभी इसको इंक्लूड करना होता, नहीं तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं लीनियर के लिए, तो 3/2 RT, ये आया कहां से, ट्रांसलेशन से, 2/2 RT, ये आया रोटेशनल से। इसके लिए बात करते हैं 3/2 RT प्लस 3/2 RT, टोटल निकालते 3/2 RT, और यहां कितना बचा 5/2 RT, ये कितना हुआ 3 6/2 RT, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यहां से CV निकालना आपसे पूछा जाता है, CV निकाल के बताओ इनकी मदद से। तो CV कैसे निकाला जाता है उसको देख लो। CV होता है QV अपॉन डेल्टा T, और QV क्या होता है डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा U में जो टेम्परेचर डिपेंड करता है वो पार्ट होता है कौन सा,
काइनेटिक एनर्जी वाला, तो ये क्या होता है डेल्टा यू काइनेटिक एनर्जी अपॉन डेल्टा टी। तो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट हम यहाँ से निकाल ही तो लिया, वो क्या निकाला है, ये तो निकाला है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो सीवी हो जाता है 3/2 R। बस टेम्परेचर से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना बचेगा सीवी 5/2 R, और यहाँ पे कितना सीवी 3R। सीपी पूछेगा तो सीपी होता है सीवी प्लस आर, ये हुआ 5/2R। सीपी इसके लिए 7/2R, यहाँ पे सीपी 4R। ठीक है, इनके गामा भी पूछ सकता है कई बार, गामा है क्या जगह, गामा। तो गामा एक चीज होती है, गामा क्या होते हैं, गामा होता है सीपी अपॉन सीवी। कैसे निकलेगा, डिवाइड कर देना है और क्या, 5/3 होगा गामा, इसके लिए 5/3 वैल्यू देता है। जैसे ये वैल्यू आएगी कितनी, ये आएगी 3 एकम 3 3 1.666, बोले गामा 1.66 है। वो मॉलिक्यूल कैसा है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइएटोमिक है, तो आपको समझ जाना चाहिए गामा अगर 1.66 है तो वो मोनोटॉमिक चीज है। गामा इसके लिए कितना 7/5, यहाँ पे गामा कितना 4/3। इस तरीके से हम गामा निकालेंगे। ये हो गई अपनी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद इसी चीज में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट चीज बचती है, वो है अपनी एंथैल्पी। एंथैल्पी को H से डिनोट किया जाता है। टोटल जितनी भी एनर्जी होती है उनका सबका सम एंथैल्पी होता है। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज P प्लस V, या इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ये अपना जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आइडियल गैस के केस में आएंगे हम, तो आइडियल गैस में इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। यहाँ पे 3 केस बनते हैं। कौन कौन से 3 केस बनते हैं, तो पहला केस बनता है कि भाई अगर n कांस्टेंट हो जाए, n कांस्टेंट। दूसरा केस बनता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, और तीसरा केस बनता है दोनों ही कांस्टेंट हो जाए। R तो अपना कांस्टेंट होता ही है, n एंड T बोथ आर कांस्टेंट। कौन कब होता है तो वो समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एंथैल्पी वाले। तो आपको ये समझना है कि कौन कब होता है, कौन कब कांस्टेंट होता है। मोल कांस्टेंट होने का मतलब क्या, मोल कब कांस्टेंट होंगे पहले उसको देखते हैं। तो मोल कांस्टेंट होने का मतलब सिस्टम अपना पूरा क्लोज है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ना उस सिस्टम के अंदर लीक है। तो अगर केमिकल रिएक्शन ना हो तो आप क्या ही करा सकते हो, वो जो गैस है उसको कंप्रेस या फिर एक्सपेंड ही कर सकते हो। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस हो, जहां पे फिजिकल प्रोसेस मतलब केमिकल रिएक्शन ना हो, यही एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन हो। तो इस केस में डेल्टा H का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या है, n बाहर आ गया, nR डेल्टा T, ये फॉर्मूला बनता है। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो डेल्टा H का फॉर्मूला बनता है, इसको मैं लिखता हूं NCV डेल्टा T प्लस nR डेल्टा T। n और डेल्टा T कॉमन, CP प्लस R, CV प्लस R ये बन जाता है CP। तो डेल्टा H का फॉर्मूला बनता है NCP डेल्टा T। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो जब फिजिकल प्रोसेस हो रहा होगा। जब क्या हो रहा होगा, फिजिकल प्रोसेस। हाँ, सॉरी, यस। टेम्परेचर कब कांस्टेंट होता है, तो हम ये मानते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और मोल बदलते हैं। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R और T, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा Ng। और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT।
इस फॉर्मूले की मदद से हम डेल्टा एच निकालेंगे, किसका, किसी भी केमिकल रिएक्शन का। डेल्टा एन जी क्या होता है, तो ये होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट किसके, सिर्फ गैस के, माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट किसके, सिर्फ गैस के। जैसे N2 प्लस H2 गिव्स NH3, इसका डेल्टा एन जी निकालना है तो कितना, 2 माइनस 4 कितना आया, -2। इस तरीके से डेल्टा एन जी निकलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये दो केस हो गए डेल्टा एच, इन दो केसेस में जनरली आपसे पूछेगा, सबसे ज्यादा इससे ही पूछता है तो डेल्टा एच। एन और टी कांस्टेंट हो जाए दोनों के दोनों, ऐसा कब होता है, ये जनरली होता है फेज चेंज, जब होता है फेज चेंज। फेज चेंज में दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, सॉलिड से लिक्विड, या फिर सॉलिड से गैस, या फिर लिक्विड से गैस। एक चीज ध्यान रखो, सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो इस वाले केस में डेल्टा वी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम में चेंज आया नहीं, तो डेल्टा वी क्या हो गया, 0। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, सही है, प्लस पी डेल्टा वी है, और डेल्टा वी क्या हो गया, 0, तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा यू। कब के बारे में बात हो रही है, जब फेज चेंज हो रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड जा रहा होगा। अगर हम यहां पे आए सॉलिड से गैस, तो अपन को पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत ज्यादा होती है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के मुकाबले, इस तरीके वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी ज्यादा किससे, लिक्विड से। क्लियर है। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी। डेल्टा वी की जगह हम क्या लिखे, तो डेल्टा वी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो डेल्टा वी हो गया वी गैस माइनस वी सॉलिड। इसमें ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट ही करके क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इस फॉर्मूले की जगह आप थोड़ा सा चेंज करके भी कर सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी, इसका भी यूज कर सकते हो। क्लियर है। ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हुआ। चलते हैं पहले पेज पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में कहाँ था, कहाँ पे, कहाँ, यहीं पे है क्या? हाँ यहीं पे था। तो इसको पहले पीछे आते हैं, पीछे से हैंग हो रहा है, ज्यादा पेज हो गया इस वजह से। तो एक बार देखते हैं सारी चीजों को, सारी चीज हमने क्लियर करी या नहीं करी। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है, सही है। हीट कैपेसिटी समझ में आया, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, एंथैल्पी, सारी चीज क्लियर। अब चलते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। पानी पीता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो अगले पेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होते हैं जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो dt इज इक्वल टू 0 और एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अगर डेल्टा टी 0, डेल्टा यू का फॉर्मूला रहता है एनसीवी डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी 0 है तो ये पूरी चीज 0, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू और Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है। डेल्टा U क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक और चीज, डेल्टा H का फॉर्मूला रहता है आइडियल गैस के लिए NCP डेल्टा T। डेल्टा T 0 तो डेल्टा H भी 0, किसके लिए, किसके लिए, आइडियल गैस और आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस के लिए,
इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है पीवी इजकल टू एनआरटी होता है। तो कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा, अगर रिएक्शन नहीं है तो मोल कांस्टेंट रहेंगे, आर कांस्टेंट रहता है, टी भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अपन एक चीज यूज कर सकते हैं, पीवी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू एनआरटी। बहुत काम की चीज है, बहुत काम में आएगा ये फॉर्मूला आपका, लेकिन कब लगाना है, सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, हर जगह मत यूज करना इसको, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, डेल्टा H जीरो रहेगा, डेल्टा U भी क्या रहेगा अपना जीरो। चार चीजों को ध्यान रखना, डेल्टा U जीरो, डेल्टा H जीरो, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, और ये एक रिलेशन आपको याद रहे। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में दो चीजों के बारे में बात करता है, वर्क डन निकालना रहता है, वर्क डन। एक तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल। अगर पूरी बात करूं तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, आइडियल गैस, आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन का फॉर्मूला रहता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल अपना क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप वर्क डन में ये फॉर्मूला लगाओगे तो जो यूनिट आएगी वो लीटर एटीएम में आएगी। जो वर्क डन आएगा वो लीटर एटीएम में आएगा। इसको अपन को जूल में करना है, तो कैसे करेंगे, तो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 1101 जूल अप्रोक्स, ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में चलते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला तो यही रहेगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा डी वी, डी डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता है, तो अपन को इंटीग्रेशन की मदद से फॉर्मूला निकालना पड़ता है। जब इसका इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं तो फॉर्मूला बनता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। अगर हम इसको लॉग में लेके आए तो फॉर्मूला बनेगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। इसको थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस 2.303 है, एन आर टी की जगह आप P1 V1 का यूज कर सकते हो, या फिर अगर मान लो टेम्परेचर ना दिया जाए और आप क्या कर सकते हो, माइनस 2.303 P2 V2 लॉग V2 बाय V1, इसका यूज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, और आप यूज कर सकते हो माइनस 2.303 NRT लॉग V2 बाय V1 की जगह आप यूज कर सकते हो P1 बाय P2, क्योंकि अपन को पता है P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2, तो V2 बाय V1 P1 अपॉन P2 रहता है। दिख रहा है, यस, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला लगेगा, इरिवर्सिबल के लिए ये यूनिट का ध्यान रखना है, लीटर एटीएम में आएगा। यहाँ अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, प्रेशर अगर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में, तो ये इसको जूल में करना रहेगा, तो इसका यूज करना, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं, ये थी बात आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें हीट का लेन देन पॉसिबल ना हो। तो क्यू क्या रहेगा, नेट हीट चेंज क्या रहेगा, जीरो। डेल्टा यू का फॉर्मूला रहेगा क्यू प्लस डब्ल्यू, ये चीज हो जाएगी जीरो, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन निकालना है, यहाँ बड़ा काम नहीं है वर्क डन निकालना। डेल्टा यू की मदद से आप वर्क डन निकाल लोगे। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, अगर आपके पास डेल्टा टी है तो वर्क डन भाग के आएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या रहती है इसमें, इस वाले एडियाबैटिक प्रोसेस में हमसे, मैं आपको जब क्लास में तब भी बता रहा था, यहाँ पे वेरिएबल्स पूछे जाते हैं। वर्क डन वगैरह तो निकालना आसान है, वर्क डन निकालना है, डेल्टा यू निकाल दो, है ना। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, आप डेल्टा टी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि T2 माइनस T1 होता है, तो आपको T1 देगा, T2 नहीं देगा। तो यहाँ पे वेरिएबल निकालने का झंझट रहेगा। तो वेरिएबल कैसे निकालेंगे, तो वेरिएबल निकालने के लिए दो तरीके, मतलब दो केसेस बनेंगे।
एक तो रिवर्सिबल में कैसे वेरिएबल निकाले और इरिवर्सिबल में। वेरिएबल निकालना मतलब टी पी ये सब निकालना है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है उसमें एक इक्वेशन का यूज करते हैं, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की तरफ जाएंगे। जैसे इसको अपन यूज करेंगे ऐसे, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ठीक है, P1 देगा P2 देगा V1 देगा V2 अपना आ जाएगा। गामा क्या होता है? गामा होता है अपना वही Cp अपॉन Cv। ठीक है, आगे बढ़ता हूं और Pv गामा है। अगर मान लो टेम्परेचर और वॉल्यूम में बात हो रही है तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं Tv गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर वॉल्यूम का हो गया, टेम्परेचर वॉल्यूम का हो गया। अगर आपसे P और T के बारे में बात कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करें भाई? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये मत कर देना, ये सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है। यहां पे क्या करें अब आगे, P और V के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना तो ये है, T और V के बीच में ये है, P और T के बीच में। तो अपन इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आइडियल गैस का फॉर्मूला याद है तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, और T की जगह हम क्या लिखते हैं? T की जगह हम लिखते हैं PV अपॉन NR। सही है? सही है क्या? तो T की जगह क्या लिखता हूं मैं? P प्रेशर 1 V1 अपॉन NR, V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखूंगा? T2 की जगह P2 V2 मोल कांस्टेंट रहेंगे, R V1, क्या कर रहा हूं मैं? सही कर रहा हूं ना? यस। हमें किसके बीच में, मैं किसके बीच में नहीं, गलत किया मैंने थोड़ा सा, एक बार फिर से करेंगे। P और V के बीच में हमें रिलेशन नहीं निकालना है, हमें किसके बीच में निकालना है? हमें निकालना है P और T के बीच में। तो वॉल्यूम को बदलेंगे हम। तो वॉल्यूम को कैसे बदलें? तो इस फॉर्मूले से जाओ या इससे, एक ही बात है। तो अपन ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को लेते हैं, आसान जाएगा इसलिए। वैसे निकाल तो किसी से भी सकते हैं। तो PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। सही है, तो मैं लिखूंगा P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। सही है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। V की जगह हम लिखेंगे nRT अपॉन P। सही है, यहां पे बना अपना P1 V1 की जगह आ गया अपना nRT अपॉन P गामा। यहाँ पे P2 ऐसा कैसा, V2 की जगह nRT2 अपॉन P2 गामा, T2 P2 सॉरी T1 P1। सॉल्व करेंगे इसको, क्या बनेगा? ये बनेगा P1 1 माइनस गामा, ये नीचे है ना गामा, तो गामा माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? NR गामा, और क्या बचेगा? T1 गामा। यहाँ पे क्या बच रहा है? P2 1 माइनस गामा, ये माइनस गामा है तो ऊपर जाएगा माइनस गामा। ठीक है, NR गामा T2 गामा, ये कटा यहां से, P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। एक इसमें रिलेशन याद रखो, तीनों याद रखोगे तो एग्जाम में इजी होगा, टाइम बचेगा अपना, है ना। अगर मान लो याद नहीं है तो आप इस तरीके से आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो अगर बोला जाए रिवर्सल एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन निकालो, डेल्टा यू के इक्वल होगा, टेम्परेचर गायब कर देगा वो, T1 देगा T2 नहीं देगा। कैसे निकालेंगे? इनमें से किसी भी फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो अभी 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। चलते हैं रिवर्सिबल में, देख ले रिवर्सिबल में हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इरिवर्सिबल के केस में कैसे करेंगे फिर? तो इरिवर्सिबल के केस में अपन को पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन होता है। सामने देखते हैं, डेल्टा यू होता है एन CV डेल्टा T, और वर्क डन का फॉर्मूला माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। एन CV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। T2 को बदल दो। T2 को कैसे बदल सकते हो? T को PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो T2 कितना हो जाएगा? T कितना हो जाएगा? PV अपॉन NR। तो यहां पे लिखूंगा NCV
और T2 की जगह क्या लिखूं, P2 V2 एन आर मेरा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे P1 V1 अपॉन एन आर इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। एन से एन कटेगा तो CV अपॉन आर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। सही है। और क्या कर सकते हो आप यहाँ पे P V2 माइनस V1 है, इसकी जगह आप NRT का भी यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इरिवर्सिबल के केस में जाएंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद जिस चीज में बात हो रही होगी, जैसे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया जाएगा तो प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात करेगा, तो प्रेशर वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। यहां से टेम्परेचर निकालना रहेगा, T1 दिया T2 नहीं दिया, तो इनमें से कुछ ना कुछ वो देगा पक्का। ठीक है। अगर इनको भी बदलना है तो इनको भी बदल सकते हो टेम्परेचर की टर्म्स में। कैसे, V को बदल देना। तो V को कैसे बदलोगे, V का फॉर्मूला बनेगा क्या, NRT अपॉन P। सही है। जैसे करके बताता हूं, जैसे हमें सिर्फ टेम्परेचर में इक्वेशन चाहिए, ये किसमें, प्रेशर वॉल्यूम में, टेम्परेचर नहीं है। अगर P1 V1 दे दिया, P2 दे दिया, V2 हम निकाल सकते हैं। अगर T1 दिया T2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका देखो, N CV T2 माइनस T1 है, यहां से उठा के लेके आ रहा हूं, माइनस P एक्सटर्नल, और V2 की जगह क्या लिख दोगे, N R T2 अपॉन P2 माइनस N R T1 अपॉन P1। N CV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, NR बाहर आ गया, T2 अपॉन P2 अपॉन T1 अपॉन P1। सही है। कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो P1 और P2 दोनों क्या रहेंगे, सेम। ठीक है। N से N काट दो, CV अपॉन R इज इक्वल टू T2 माइनस T1 माइनस P एक्सटर्नल T2 अपॉन P2 T1 अपॉन P1। क्लियर है। इस तरीके से आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आप जो डिफरेंट वेरिएबल्स है उनको फाइंड आउट करोगे। वर्क डन निकालना आसान है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा U। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इनके कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है। तो दो चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले आइसोथर्मल से स्टार्ट करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। आइसोथर्मल में दो, एक एक्सपेंशन होगा, एक कंप्रेशन होगा। अब ये जो एक्सपेंशन है ये ज्यादा स्टेप में हो सकता है और लेस स्टेप में हो सकता है। ज्यादा स्टेप में मतलब रिवर्सिबल एक्सपेंशन, और कम स्टेप में मतलब इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक्सपेंशन है, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करने पे वर्क डन इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखना। इन दोनों में किस में वर्क डन ज्यादा आएगा, तो रिवर्सिबल के केस में वर्क डन ज्यादा रहेगा किसके मुकाबले, इरिवर्सिबल के मुकाबले। किसकी बात हो रही है, एक्सपेंशन की, क्योंकि स्टेप ज्यादा तो वर्क डन भी ज्यादा। क्यों है ऐसा, मुझसे आके पूछ लेना। कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो कंप्रेशन में भी सेम सीन है क्या, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। कंप्रेशन में उल्टा है, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करने पे वर्क डन डिक्रीज करता है। तो रिवर्सिबल के केस में और इरिवर्सिबल के केस में वर्क डन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में इसमें ज्यादा रहता है। किसके बारे में बात हो रही है, ये कंप्रेशन की। इस बात को ध्यान रखना, वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा, किसमें, एक्सपेंशन में, यहाँ पे कंप्रेशन में। दोनों को अगर हम कंपेयर करने जाएं, अगर हम दोनों को क्या करें, कंपेयर, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो वर्क डन जो रिवर्सिबल वाला होता है, चाहे वो एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों सेम रहते हैं क्योंकि सेम पाथ फॉलो होता है। ठीक है। तो वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन और वर्क डन, यहां देखो,
क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई वर्क डन रिवर्सिबल चाहे एक्सपेंशन है या वर्क डन रिवर्सिबल चाहे फिर कंप्रेशन है, दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। वर्क डन अगर रिवर्सिबल कंप्रेशन है उससे ज्यादा किस में होगा, वर्क डन इरिवर्सिबल कंप्रेशन में। वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज्यादा है, वर्क डन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का क्या होगा, कम होगा। एक्सपेंशन लिखा है भाई मैंने इस तरह, सही है। ये कंपैरिजन हुआ किसका किसका, एक्सपेंशन और कंप्रेशन का। आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल में भी सेम सीन है, सॉरी एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे सेम सीन है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में दो सीन लेके चलते हैं, या तो एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। जब एक्सपेंशन होगा इसमें भी दो सीन लेंगे, रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल। इसमें भी कंप्रेशन में भी दो सीन, रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल की बात करेंगे तो एक्सपेंशन का सीन सेम है, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करो वर्क डन इंक्रीज करेगा। यहां पे उल्टा है, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करो वर्क डन डिक्रीज करता है। वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज्यादा इरिवर्सिबल के मुकाबले एक्सपेंशन में। ठीक है, यहां पे वर्क डन इरिवर्सिबल का ज्यादा किसके मुकाबले, रिवर्सिबल, किसमें, कंप्रेशन। दोनों को कोरिलेट करेंगे तो सबसे ज्यादा किस में आएगा, वर्क डन कंप्रेशन में। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कंप्रेशन में, सॉरी वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन में सेम, सबसे कम इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्लियर है। ग्राफ की तरफ बढ़ रहा हूं, ग्राफ की तरफ, ग्राफ्स बनाने, ग्राफ्स। तो ग्राफ्स सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ में आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में एक्सपेंशन, दूसरा कंप्रेशन। नीट में थोड़ा कम पूछा जाता है, जेई में पूछा जाता है इसके बारे में। तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में दो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो वर्क डन होता है। अगर मैं पीवी का ग्राफ बनाऊं, पी और वी का, पीवी का, यहां से चले थे P1 V1 है, यहां पे P2 V2 है, P1 V1 P2 V2। वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ रही है तो ये एक्सपेंशन का, यहां से यहां जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वर्क डन निकाल दो रिवर्सिबल प्रोसेस में, एक्सपेंशन में, तो ये पूरा वर्क डन है, एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया है। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है, रिवर्सिबल का। अगर इरिवर्सिबल के बारे में बात होती है तो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। एक्सटर्नल प्रेशर ये होता है जो फाइनल वाला, ये एक्सटर्नल प्रेशर है ना, ये चीज है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये चीज बनती है, ये V2 है, ये V1 है। तो ये चीज बनी यहां से लेके यहां तक V2 माइनस V1, और यहां से यहां तक PA एक्सटर्नल। तो इस पूरे का जो एरिया है वही क्या है, ये। तो इरिवर्सिबल में ये वर्क डन होता है, इरिवर्सिबल में ये वर्क डन। क्लियर है। कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। कंप्रेशन, इसी पेन से लिख देता हूं मैं, यहां पे P, यहां पे V, P V। अब यहां पे सीन क्या है, यहां पे P1 होगा, V1 होगा, हम यहां से जाएंगे, वॉल्यूम कम हो रही होगी, तो ये कंप्रेशन है, P2 V2। नीचे से चलेंगे, P1 V1 और कहां जा रहे हैं, P2 V2 पे, उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, दो बात होंगी, कौन कौन सी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल के बारे में बात करते हैं। तो इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, P एक्सटर्नल इंटू
डेल्टा वी, वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इसमें एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा है, ये वाला इस बार एक्सटर्नल प्रेशर है, फाइनल वाला P2। इस ग्राफ में यहां से लेकर यहां तक का जो भी एरिया है वो हो गया अपना कंप्रेशन के अंडर, मतलब कंप्रेशन में जो वर्क डन आया, ठीक है। यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व, रिवर्सिबल में बस जो कर्व है उसके अंदर जो एरिया होता है, उसके अंडर का जो एरिया होता है वही क्या होता है, वर्क डन। किसके बारे में बात हो रही है, रिवर्सिबल। तो आप यहां से कंपेयर करो तो आपको समझ में भी आएगा कि किसका वर्क डन ज्यादा है किसका कम। सबसे ज्यादा एरिया यहाँ पे आ रहा है, तो ये वर्क डन किसका है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन का। इन दोनों का सेम है, कौन से हैं, रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। सबसे कम किस में, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में। समझा, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है कि भाई कई बार ग्राफ पूछा जाता है, ऐसे दो ग्राफ बना देगा पी वी का, ऐसे दो लाइन बनाएगा, पूछेगा इन दोनों में से कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक का, कौन सा आइसोथर्मल का। तो एडियाबैटिक आइसोथर्मल में कभी भी ग्राफ में अगर आपको पता करना है किस कौन सा एडियाबैटिक का है कौन सा आइसोथर्मल का है, तो एक चीज ध्यान रखना बस, जो स्लोप होता है, स्लोप एडियाबैटिक में, स्लोप एडियाबैटिक का ज्यादा रहता है आइसोथर्मल से, आइसोथर्मल से। ऐसा क्यों, नोट्स उठा के देख लेना, फिर भी समझ में ना आए तो मेरे पास आ जाना। इन दोनों में से कौन सा आइसोथर्मल और कौन सा एडियाबैटिक, ए और बी की बारे में बात करते हैं, तो इसका स्लोप ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऐसे टिल्ट टिल्ट है ना। यहाँ पे नीचे लेटा हूं, ये काफी ज्यादा खड़ा हुआ है ये वाला, तो ये हुआ एडियाबैटिक का, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, ज्यादा। और ये किसका है, ये आइसोथर्मल का ग्राफ है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, अगर इन दोनों की बात हो, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का है कौन सा एडियाबैटिक का, कैसे पता करेंगे, स्लोप देखेंगे, है ना। तो इसका स्लोप क्या है, ज्यादा, तो ये एडियाबैटिक और ये वाली चीज आइसोथर्मल। सिंपल। आगे एक लास्ट चीज और मुझे बतानी है, अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करता हूं, एडियाबैटिक प्रोसेस की इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। एडियाबैटिक प्रोसेस में दो चीजें होंगी, या तो एक्सपेंशन होगा या फिर कंप्रेशन। पूछेगा भाई टेम्परेचर किस में इंक्रीज हुआ किस में डिक्रीज हुआ, एक्सपेंशन में या कंप्रेशन में, या टेम्परेचर सेम रहा। तो देखो हमारे दिमाग में एक चीज ये रहती है कि हीट का लेन देन नहीं है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, इससे आप बचना। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज आता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का लेन देन जीरो रहेगा लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा। कैसे होगा तो देखते हैं। तो अपन को पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये जीरो हो गया, दिख रहा है ना। हाँ, तो डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। यहां पे आओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन। यहां पे वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यहां पे वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर वर्क डन नेगेटिव तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो डेल्टा टू भी, या सॉरी डेल्टा यू नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। यहाँ पे डेल्टा यू इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है तो यू इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है और एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। बस यही सब चीजें हैं आपकी पहले वाले पार्ट में, जो फर्स्ट लॉ है। इसके बेस पे मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन को कर लेना। उसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड लॉ, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री।
इन जितनी भी चीजों में जो भी हमने डिस्कस किया, कोई डाउट्स है आप, कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझता नहीं है तो वो आके मुझसे पूछना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।